Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के डीएससी पेपर 4 पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम यूनिट वाइज थीम वाइज आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएं इस वीडियो के माध्यम से, उन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं ये सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो वीडियो है ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप जानते हैं कि आप लोगों को इस पेपर में केवल 4 यूनिट्स गिवन हैं जो कि आपको कवर करनी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए, 4 यूनिट्स के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों की यूनिट 1 की, जो कि है एक बेसिक यूनिट है, एक इंट्रोडक्टरी यूनिट है, जिसमें आप लोगों को ये जानना है कि आखिरकार क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड किस प्रकार वो जो है इवॉल्व हुआ है एंड क्या क्या उसके पर्सपेक्टिव हैं। मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्या उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एंड किस प्रकार आप लोग जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थ्योराइज कर पाते हैं। सो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मायने हैं, क्या अर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन का। सो देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरीके का कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट है टूवर्ड्स अचीविंग सम कॉमन गोल्स, यानी कि कुछ ऐसे गोल्स हैं जिनको अचीव करने के लिए आप लोगों को कोऑपरेटिव होकर एक ह्यूमन एफर्ट जो है लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मतलब है टू सर्व, यानी कि सेवा करना, टू लुक आफ्टर पीपल, पीपल की तरफ जो है आप लोगों को देखना, एंड टू मैनेज अफेयर्स, जितनी भी अफेयर्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों को मैनेज करना। सो इस सेंस में बात करी जाए तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरीके का ऐसा मैनेजमेंट है किसी भी अफेयर्स का या फिर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि वो अपने कॉमन गोल्स को किस प्रकार जो हैं अचीव कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर इंस्टेंस, एक प्रोसेस है या फिर कोई एक तरीके की एक्टिविटी है, ठीक है, जहाँ पर आप कोई बिजनेस जो है वो रन करते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप रन करते हैं एक अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को या फिर बिजनेस गोल को, तो वो क्या है, एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको इसके अंदर जो पढ़ना है वो पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, अगर हम आम भाषा में कहें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गवर्नमेंट इन एक्शन, यानी कि जो सरकार आप लोगों को दिखती है एक्शन में, वही क्या है, एक तरीके का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट इन एक्शन की, तो इसका मतलब है कि जो पर्पस हैं, ठीक है, जो गोल्स हैं गवर्नमेंट के, वो आप लोग जो हैं रियलाइज़ कर पाएँ, यानी कि जिसको हम कहते हैं सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप लोगों को पढ़ना है, जो कि एक तरीके का मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है बाय एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पीपल के बिहाफ जो है काम करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, लॉ बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, एंड अटेम्प्ट टू अचीव कॉमन गोल एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टू पब्लिक एट लार्ज। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर कर ये बताएं कि आखिरकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर कौन हैं एंड उन्होंने कौन सी एक बुक लिखी जिससे हम ये जानते हैं कि वो जो हैं फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैं। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में इसका आंसर जो है ज़रूर पोस्ट करें।
सो आइए अब बात करते हैं यूनिट 1 के टॉपिक ए पर, जो कि है एंशियंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर आपको पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम इंडिया, जिसमें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके पर्सपेक्टिव से आप लोगों को यहां पर कवर करना है ये टॉपिक। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक आप ये बात समझें कि जो एंशियंट रूट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, वो हमें देखे जा सकते हैं अर्थशास्त्र से, जो कि एक ट्रिटाइज थी ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नेंस, जो कि चाणक्य के द्वारा जो है लिखी गई इन 4th सेंचुरी BC। अब देखिए जो अर्थशास्त्र है वो काफ़ी टॉपिक्स को जो है कवर करती है, जहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, टैक्सेशन, लॉ इन्फोर्समेंट एंड फॉरेन पॉलिसी। ये जो है एम्फेसाइज करती है इम्पोर्टेंस ऑफ इथिकल कंडक्ट एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थशास्त्र की बात करें तो उसमें जो है ये इम्पैक्ट डालता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर इन इंडिया एंड बियॉन्ड। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो प्रोवाइड करता है एक कम्प्रिहेंसिव और एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया, जो कि पूरी तरह एम्फेसाइज करता है, जोर डालता है इंपोर्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट एंड सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड प्रमोटिंग द वेल बीइंग ऑफ जो सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए। ठीक है, बेसिकली ये जो है एक तरीके का जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो हमें प्रोवाइड कराता है एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर आप कह सकते हैं सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, वेलफेयर सर्विसेज एंड सो मैनी थिंग्स। ठीक है, तो देखिए जो अर्थशास्त्र है वो 1905 तक कोई नहीं जानता था कि इन एंशिएंट रूट्स जो हैं इंडिया के, उसमें कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें कहीं ना कहीं कुछ व्यू जो है प्रोवाइड कराती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। लेकिन एक मैन्यूस्क्रिप्ट जो ये है ये डिस्कवर करी गई एक लाइब्रेरियन के द्वारा, जो कि जिनका नाम है R सामस्त्रे। ठीक है, वो एक लाइब्रेरियन थे मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी में। ठीक है, उन्होंने कुछ अपने जो लाइब्रेरी में कुछ ढूंढने का प्रयास करा, तो वहाँ पर एक तरीके की कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट जो है देखने को मिली। ठीक है, तो उन्होंने उसको सबसे पहले संस्कृत में उनको ट्रांसफ़र करवाया। ठीक है, ट्रांसलेट करवाया उनको। देन उसके बाद जो है हमने देखा कि उन्होंने 1909 के अंदर जो है वो उन्होंने पब्लिश करा। ठीक है, तो 1909 से आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो एक तरीके का एंशिएंट रूट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पर इसके जो हैं 15 पार्ट्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं 15 बुक हैं। इसके अंदर 150 चैप्टर हैं, अबाउट 600 इसके अंदर आप लोग जो हैं कह सकते हैं जो वर्सेस हैं वो आप लोग इसके अंदर देखने को पाते हैं। अब देखिए ये एज्यूम करा जाता है कि ये जो है ये कहीं ना कहीं कौटिल्य के द्वारा जो है लिखा गया है, एंड इसको कहीं ना कहीं जिनको हम कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णु गुप्ता के नाम से भी जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आप लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो अर्थशास्त्र है उसको कहीं ना कहीं एंशिएंट रूट ऑफ इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर देखा जाता है। जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है अर्थशास्त्र, वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराता है हमें कुछ एविडेंस ऑफ नॉलेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, या फिर आप कह सकते हैं जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो इनफ है, एक इनफ एविडेंस है जो कि प्रोवाइड कराता है कुछ नॉलेज अबाउट द एंशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तौर पर यहाँ से जो है क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट है आप लोगों का टॉपिक बी, जो कि है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपको पूरा ओवरव्यू जो है थ्योरेटिकल जर्नी जो है आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है। अगर हम बात करें मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल स्टेजेस से गुजरता है। अगर हम स्टार्ट करें विद द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, जो कि सेपरेट करता है पॉलिटिक्स को फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फॉलो करा जाता है क्लासिकल, बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल स्टेजेस के द्वारा, जो कि पूरी तरह एम्फेसाइज करते थे एफिशिएंसी, ह्यूमन रिलेशंस एंड सोशल इक्विटी रिस्पेक्टिवली। अगर हम करंट स्टेज की बात करें तो उसको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एम्फेसाइज करती है नीड फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स टू बी रिस्पॉन्सिव टू नीड्स ऑफ सिटीजन्स एंड टू वर्क कोलैबोरेटिवली विद द स्टेक होल्डर्स।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को जो क्लासिकल स्टेज है एंड जो फाइनली जो आप लोग देख पाते हैं वो जो स्टेज है वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है। ठीक है, अगर क्लासिकल स्टेज की बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी की, जो कि इमर्ज होती है 19th एंड 20th सेंचुरीज़ में, जो फोकस करती थी इन प्रिंसिपल्स पर, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी पर बेस्ड थे। ठीक है, तो ओवरऑल ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टॉपिक सी, विच इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको जो प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं, जिसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एथिकल कंडक्ट। सो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप यहाँ पर ब्रीफली जो हैं डिस्कस कर सकते हैं। एंड ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये गाइड करते हैं बिहेवियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड हेल्प करते हैं टू इंश्योर दैट public resources are used effectively and efficiently to serve the needs of citizens। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ अनदर जो प्रिंसिपल हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो भी आप लोगों को डिस्कस करने हैं, जिसमें इक्विटी है जो कि रेफर करती है द फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जो इक्विटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करती है टू इंश्योर डैट vulnerable and marginalized groups are not left behind and that everyone has access to the resources and services they need to live a dignified life। तो यहाँ पर आप लोगों को ये प्रिंसिपल्स भी आप लोगों को कवर करने हैं। देन अगर हम बात करें फाइनली थ्योराइजिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थ्योराइज करना है, जिसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं आप डेवलपिंग थ्योरीज and frameworks to understand and explain the nature and practice of public administration। अगर हम कुछ की थ्योरीज की बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें शामिल करी गई हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, जो कि सेपरेट करती है जैसे कि आपको हमने बताया पॉलिटिक्स को फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, एंड थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो कि एम्फेसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स इन अचीविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एंड थ्योरी ऑफ पब्लिक चॉइस जो कि अप्लाई करती है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू पब्लिक डिसीजन मेकिंग। सो यहाँ पर कुछ अदर इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी आप लोगों को कवर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस टू एड्रेस द नीड्स ऑफ सिटीजन्स। तो ये आप लोगों का यूनिट 1 का कंटेंट है, टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को कवर करने हैं। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो ये जो टॉपिक ये है जिसमें आपको एंशिएंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो प्रिंसिपल्स हैं एंड जो थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये 3 टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर क्लियर कर लें कि आप लोग ये जान लें कि आखिरकार क्या है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या उसके प्रिंसिपल हैं, क्या उसके स्कोप हैं, क्या उसका नेचर है, एंड किस प्रकार उसका जो एंशिएंट रूट में उसका जो है हमें एविडेंस जो है देखने को मिलता है अर्थशास्त्र के तौर पर। एंड ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो मॉडर्न रूप है ये क्या है, क्या इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, एंड फाइनली आप किस प्रकार डिफरेंट थ्योरीज़ के माध्यम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थ्योराइज कर पाते हैं। सो आई जस्ट होप कि आप जान गए होंगे यूनिट 1 का क्या कंटेंट है, क्या इसमें आप लोगों को कवर करना है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर पूछ सकते हैं। सो नाउ डियर ऑल लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट यूनिट जो कि है यूनिट 2 विच इज़ मेन स्ट्रीम और ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट थ्योरीज़ को कवर करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी की, रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी की, एंड इकोलॉजिकल अप्रोच की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की। तो देखिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है इसको हम टेलरिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरीके की क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है जो कि डेवलप करी गई थी फ्रेडरिक विंसेलो टेलर के द्वारा इन द 19th एंड 20th सेंचुरीज। ये थ्योरी जो है ये एम्फेसाइज करती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स इन इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी।
टेलर का ये मानना था कि जो बेस्ट वे है किसी भी एफिशिएंसी को अचीव करने की वो ये है कि आप जो टास्क है, जो वर्क है, उसको ब्रेक डाउन कर दें इनटू द स्मॉलर टास्क एंड टू यूज टाइम एंड मोशन स्टडीज टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एफिशिएंट वे टू परफॉर्म ईच टास्क। उनका ये भी मानना था कि जो इम्पोर्टेंस है ट्रेनिंग वर्कर्स का, जो वो परफॉर्म करते हैं अपने टास्क को इन द मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल इन प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू इंकरेज वर्कर्स टू परफॉर्म एट द बेस्ट। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि जो फ्रेडरिक टेलर थे वो जो हैं पहले और एक फॉरमोस्ट अमंग द क्लासिकल थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, इनकी जो क्लासिकल थ्योरीज़ की बात करें तो वो जो हैं इसमें अलग जो उनकी थ्योरीज़ निकल कर आती हैं वो है फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर हम जो है क्लासिकल थ्योरीज़ की बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो क्लेम करते हैं टू बी साइंटिफिक एंड यूनिवर्सल, दैट इज़ दे वर एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी टाइप, प्राइवेट और पब्लिक, इन एनी वेयर इन द वर्ल्ड। सो ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस थ्योरी को आप जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह जो है समझने का प्रयास करें। देन इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। ये जो कंसेप्ट है आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी ये डेवलप करा गया मैक्स वेबर के द्वारा, जो कि एक जर्मन आप कह सकते हैं सोशोलॉजिस्ट थे इन द अर्ली 20th सेंचुरी। जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी है वो रेफर करती है अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि कैरेक्टराइज्ड है बाय एन हिरारिकल स्ट्रक्चर, अ डिवीजन ऑफ लेबर, अ क्लीन चेन ऑफ कमांड एंड अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। अकॉर्डिंग टू वेबर जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी है वो एक मोस्ट एफिशिएंट और एक रेशनल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्क है जो कि पार्टिकुलरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाई गई है। ये जो है डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करती है, जहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर अलाउज फॉर स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टाइज while the hierarchical structure and clear chain of command ensure that decisions are made quickly and efficiently। जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं जो कि गवर्न करते हैं बिहेवियर को, वो हेल्प करते हैं इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग। देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आप लोगों की थ्योरी है जो कि ह्यूमन रिलेशंस की बात करती है, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज़ की, तो जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज़ है या फिर जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है वो एक तरीके का मैनेजमेंट थ्योरी है जो कि इमर्ज होता है 20वीं शताब्दी में इन द रिस्पॉन्स टू द मैकेनिस्टिक एंड इम्पर्सनल नेचर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज। ये थ्योरी जो है एम्फेसाइज करती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड मोटिवेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है ये सजेस्ट करती है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो केवल मोटिवेटेड नहीं होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के द्वारा, बट बाय अ रेंज ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज द नीड ऑफ रिकॉग्निशन, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट जो आप लोगों की थ्योरी है जो कि रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। सो देखिए जो रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी है इसकी अगर हम बात करें, ये जो थ्योरी है रेशनल थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग ये प्रोपाउंडेड करी गई हर्बर्ट साइमन के द्वारा थ्रू हिज बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो कि पब्लिश होती है 1947 में। हर्बर्ट साइमन जो हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स हैं इन द डोमेन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न टाइम। उनका जो कॉन्सेप्ट है रेशनल डिसीजन मेकिंग का वो कहीं ना कहीं एक तरीके का पाथ ब्रेकिंग थ्योरी है इन बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। वो जो हैं देते हैं ऑल टुगेदर न्यू कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनलिटी एंड सेटिस्फाइसिंग। उनकी जो थ्योरी है वो जो थ्योरी है उनकी रेशनल डिसीजन मेकिंग ये स्टार्ट होती है एक न्यू अप्रोच के साथ टू स्टडी एंड एनालाइज ऑर्गेनाइजेशन एज हिरारिकल स्ट्रक्चर्ड सेंटर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो हर्बर्ट साइमन है उनको क्रेडिट किया जाता है कि थ्रू इस थ्योरी ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग टू हैव स्टार्टेड अ डिसीजनल अप्रोच टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इन द लास्ट अगर हम बात करें इकोलॉजिकल अप्रोच की जो कि फ्रेडरिक्स के द्वारा यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, तो ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है ये अटैम्प्ट करता है टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शन बिटवीन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। जो फ्रेडरिक्स हैं उन्होंने इस अप्रोच का यूज़ करा अलॉन्ग विद सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच टू फॉर्मुलेट इनोशिएटिव एंड इंटरेस्टिंग मॉडल्स ऑफ एक्सप्लेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़। उनका जो बेसिस था वो ये था कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ओवरलैप बिटवीन सोसाइटल स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस
उन्होंने कैटेगराइज करा सोसाइटी को 3 डिफरेंट टाइप्स में, जो कि है फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्टेड। ये जो रिक्स का इकोलॉजिकल मॉडल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये अटेम्प्ट करता है ये समझाने में कि जो इंटर रिलेशन है, जो इंटर डिपेंडेंस है, जो म्यूचुअल इम्पैक्ट है बिटवीन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। तो जो इकोलॉजिकल अप्रोच है वो एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज़ है, जो कि इस विश्वास के साथ ये उदय हुआ कि लाइक प्लांट और ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इफ अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअली एडजस्ट एंड अडेप्ट टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पर ये थ्योरीज़ आप लोगों को कवर करनी है, जिसमें मेन थ्योरीज़ की बात करी जाए तो सबसे पहले आती है आप लोगों की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करें, बेहतर तरीके से आप लोग जो हैं इस थ्योरी को पढ़ें। देन इसके बाद जो सेकंड इसके अंदर थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, जो कि एल्टन मायो के द्वारा दी गई। इसके बाद है रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। तो ये जो 3 थ्योरी हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग जो हैं इन थ्योरीज़ को बेहतर तरीके से कवर करें, बेहतर तरीके से इन थ्योरीज़ को समझने का प्रयास करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आइए अब मूव ऑन करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट पर, जो कि है आप लोगों की यूनिट 3, एंड बताते हैं उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। उन टॉपिक्स के अंदर किस प्रकार आप लोगों को कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। अगर आपके यहाँ पर कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट, जो कि है यूनिट 3, जिसमें आप लोगों को कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स कवर करने हैं, जहां पर आपको कवर करना है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस यानी कि NPM एंड NPS, मल्टीपल जो पर्सपेक्टिव हैं गवर्नेंस के, जिसमें गुड गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस एंड मॉडर्न टाइम में जो आप देख पाते हैं डिजिटल गवर्नेंस। ये जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं ये आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं। सो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है यानी कि जो NPM है वो आखिरकार है क्या। सो देखिए, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है यानी कि जो NPM है वो एक तरीके का मैनेजमेंट थ्योरी है, जो कि इमर्ज हुआ इन द 1980s एज अ रिस्पॉन्स टू द perceived inefficiencies and ineffectiveness of traditional public sector bureaucracies। ये जो थ्योरी है ये एम्फेसाइज करती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्लाइंग प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस टू द पब्लिक सेक्टर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। ये जो NPM है ये कैटेगराइज करती है बाय नंबर ऑफ की प्रिंसिपल, जिसमें हम शामिल कर सकते हैं। ये फोकस करती है ऑन द रिजल्ट्स एंड आउटकम्स, द यूज ऑफ परफॉर्मेंस measures and targets, the decentralization of decision making, the introduction of market mechanism and the emphasis on customer service and satisfaction। अगर हम बात करें ओवरऑल जो ये NPM है remains an important and influential approach to public sector management। It has been used to develop more flexible and responsive public sector organization that are better able to meet the needs of citizens। अगर हम बात करें नेशनल या फिर आप कह सकते हैं न्यू पब्लिक सर्विस की, तो जो न्यू पब्लिक सर्विस है यानी कि NPS है वो एक तरीके का मैनेजमेंट थ्योरी है जो कि इमर्ज होता है 1990s में, या फिर आप कह सकते हैं लेट 1990s में, एज अ रिस्पॉन्स टू द लिमिटेशंस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अगर कुछ लिमिटेशंस आप लोगों को देखने को मिलती हैं तो उसकी जगह आप कुछ नया लाने का प्रयास करते हैं, तो उसी वे में कुछ लिमिटेशंस देखने को मिली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, तो उसकी जगह एक न्यू पब्लिक सर्विस यानी कि NPS जो है मैनेजमेंट थ्योरी जो है ये इमर्ज होकर आई। ये जो थ्योरी है ये एम्फेसाइज करती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सर्विस वैल्यूज सच एज अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन इन शेपिंग पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये जो NPS है ये कैटेगराइज्ड है बाय अ नंबर ऑफ की प्रिंसिपल्स, जिसमें इंक्लूडिंग है फोकस ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सर्विस वैल्यूज, द नीड फॉर कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप एंड द रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड इक्विटी। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो आपको टॉपिक है जिसमें आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ गवर्नेंस कवर करने हैं, गुड गवर्नेंस क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गुड गवर्नेंस क्या है, तो जो गुड गवर्नेंस है वो एक तरीके की टर्म है जो कि यूज़ करी जाती है टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस इन बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स।
अगर बात करूँ कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की, तो जो कोलैबोरेटिव गवर्नेंस है वो एक तरीके का अप्रोच है टू डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें इन्वॉल्व है द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर्स, जो प्राइवेट सेक्टर के जो एक्टर्स हैं वो भी। अगर हम बात करें नेटवर्क गवर्नेंस की, तो जो नेटवर्क गवर्नेंस है वो एक तरीके का ऐसे अप्रोच है गवर्नेंस का डेट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग मल्टीपल एक्टर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट सेक्टर एक्टर्स। अगर हम बात करें डिजिटल गवर्नेंस की, तो जो डिजिटल गवर्नेंस है वो एक तरीके का ऐसा अप्रोच है गवर्नेंस का जो कि एम्फेसाइज करता है द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, इंक्रीज सिटीजन एंगेजमेंट एंड इन्हेंस गवर्नमेंट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये आप लोगों का यूनिट 3 का कंसेप्ट है, ये टॉपिक हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं। सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ आप टॉपिक्स यहाँ से जो हैं अपने शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की, जो कि फाइनल यूनिट है यूनिट 4, जिसके अंदर आपको जेंडर पर्सपेक्टिव एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर करने हैं, जिसमें आपको जेंडर एंड गवर्नेंस, जेंडर सेंसिटिविटी एंड पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो 2 टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप लोगों को कवर करने हैं। सो देखिए, जो जेंडर एंड गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये रेफर करता है द वेज इन विच जेंडर शेप्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ विद इन पॉलिटिकल सिस्टम। ये एक तरीके का वे है इन विच गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस अफेक्ट जेंडर रिलेशंस। जो जेंडर है, जो गवर्नेंस है, ये एक तरीके के कैटेगराइज्ड करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये एक नंबर ऑफ की प्रिंसिपल्स को शामिल करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग जेंडर बाइसेस एंड जो इनक्वलिटीज़ उनकी बात करते हैं, द नीड ऑफ जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ की बात करते हैं, प्रोग्राम्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, एंड लीडरशिप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस की बात करते हैं। अगर हम बात करें जेंडर सेंसिटिविटी की एंड पार्टिसिपेशन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो ये रेफर करती है द वे इन विच द जेंडर इज टेकन इनटू अकाउंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वेज इन विच जेंडर शेप्स द पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटिंग ऑफ डिफरेंट जेंडर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो ये आप लोगों का ओवरऑल सिलेबस है, ओवरऑल कंटेंट है, यूनिट्स हैं जो कि आप लोगों को कवर करनी है अपने पेपर पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर हम बात करें तो यूनिट 4 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिट 1, यूनिट 2 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन 3 यूनिट्स को बेहतर तरीके से कवर कर लेते हैं, अगर आप यूनिट 3 को स्किप कर देते हैं या फिर यूनिट 4 को अगर आप स्किप करना चाहें, तो इनमें से कोई भी एक यूनिट आप स्किप कर सकते हैं एंड बेहतर तरीके से अपना जो एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर आप पहली 3 यूनिट को कवर करें, या फिर आप पहली, दूसरी और या फिर चौथी यूनिट को कवर करें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये मैंने यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ डेफिनेशन यहाँ पर करी हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ है, जहाँ पर एवरी पार्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है वो एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि वुड्रो विल्सन के द्वारा कहा गया है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्ट एक साइंस है ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, डी वॉल्ट की तरह कहना है। सो ओवरऑल जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके सेंड करें। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट जो है ज़रूर पोस्ट कर दें। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर पता लग गया होगा क्या यूनिट्स हैं, कौन कौन से थीम्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों की यूनिट 1 है विच इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, इसके अंदर आपको 4 मेजर टॉपिक्स गिवन हैं जो कि आप लोगों को कवर करने हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हम हर एक टॉपिक वाइज आप लोगों को बताएंगे कि उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मायने हैं, क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो देखिए, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरीके का एक्शन है, एक तरीके का ऑपरेटिव या फिर एक तरीके का एग्जीक्यूटिव पार्ट है गवर्नमेंट का, जो कि आप लोगों को विजिबल हो पाता है। अगर हम कॉमनली बात करें तो इसका जो मतलब है वो गवर्नमेंट से है, यानी कि सरकार से है, जो कि आप लोग देख पाते हैं उनके एक्ट्स को पब्लिकली। एंड ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है
ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन एक्शन भी आप कह सकते हैं। बेसिकली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिप्रेजेंट करा जाता है गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, जो कि हेल्प करता है पब्लिक पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में एंड प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। सो आइए अब देखते हैं टॉपिक ए, विच इज़ एंशिएंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम इंडिया, कौटिल्य अर्थशास्त्र। सो यहाँ पर आप लोगों को एंशिएंट रूट जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो आप लोगों को कवर करने हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको कवर करना है जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, जो कि आप कह सकते हैं कि वो एंशिएंट रूट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि आप कह सकते हैं 1909 के बाद जो है हमें देखने को मिल पाता है। सो इसके अंदर से आप लोगों को ये बताना है कि आखिरकार जो पर्सपेक्टिव है इंडिया का जो अर्थशास्त्र है उससे किस प्रकार हम देख पाते हैं कि हाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एंशिएंट रूट में था। सो देखिए, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए, क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन है, व्हाट आर सम की प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आउटलाइंड इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि जो कौटिल्य थे उनके जो अर्थशास्त्र था उसमें लोक प्रशासन के कुछ प्रमुख सिद्धांत जो हैं वो बताए गए हैं। आप लोगों को वो जो प्रमुख सिद्धांत हैं या फिर जो वो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ डज कौटिल्याज अर्थशास्त्र कंपेयर टू अदर एंशिएंट टेक्स्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अदर कल्चर्स। सो देखिए, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना अन्य संस्कृतियों के लोक प्रशासन पर अन्य प्राचीन ग्रंथों से कैसे की जाती है। ठीक है, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है अदर जो कल्चर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो टेक्स्ट हैं उनसे, ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है, what are some of the key challenges in applying ancient principles of public administration to modern governance। यहाँ पर जो है ये आपसे पूछा गया है कि जो लोक प्रशासन है उसके जो प्राचीन सिद्धांत हैं उनको आधुनिक शासन में लागू करने में कुछ प्रमुख चुनौतियाँ आती हैं। तो वो जो प्रमुख चुनौतियाँ हैं, जो मेन चैलेंजेस हैं, वही आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। सो देखिए, अगर इन सभी क्वेश्चंस के लिए कुछ हिंट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएं कि आप इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। सो देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उसके अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक तरीके का आउटलाइन करता है प्रिंसिपल्स को, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, द नीड फॉर क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इथिकल बिहेवियर अमंग पब्लिक ऑफिशियल्स। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो एंशिएंट जो टेक्स्ट हैं, अगर हम अदर एंशिएंट टेक्स्ट की बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसके अंदर शामिल करे जाते हैं जैसे कि एनालेक्ट्स ऑफ कन्फ्यूशियस, द वर्क ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल एंड द कुरान। एंड अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें जो वन ऑफ द की चैलेंज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं वो ये है कि अप्लाइंग एंशिएंट प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू मॉडर्न गवर्नेंस इज द वास्टली डिफरेंट पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच मॉडर्न गवर्नमेंट सेपरेट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि टॉपिक ए के अंदर से पूछे जा सकते हैं आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में। आप लोगों से उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को आंसर देने का जरूर प्रयास करेंगे। अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ होते हैं या फिर कोई भी आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है टॉपिक बी, जो कि है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर आप लोगों को एक ओवरव्यू जो है वो कवर करना है। एक जो थ्योरेटिकल जर्नी रही है क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मॉडर्न तक की, वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है। सो आइए आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दिस टॉपिक। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो वो इस प्रकार है कि व्हाट आर सम ऑफ द की थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो की थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं, यानी कि जो लोक प्रशासन के जो कुछ प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण हैं वो क्या हैं वो आप लोगों को यहाँ पर बताने हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैव दीज थ्योरेटिकल अप्रोचेस इवॉल्व्ड ओवर टाइम। ये जो इसके अंदर सिद्धांतिक दृष्टिकोण दिए गए हैं ये समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं, इनकी क्या जर्नी रही है, वो आप लोगों को यहाँ पर ओवरव्यू जो है पूछा जा सकता है।
देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट आर सम ऑफ द की क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि जो क्रिटिसिज्म है, किस प्रकार क्रिटिसाइज करा जाता है पब्लिक मॉडर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। यानी कि आधुनिक लोक प्रशासन सिद्धांत की कुछ प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं, किस प्रकार उसको क्रिटिसाइज करा जाता है, ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। सो देखिए, अगर हम बात करें कुछ हिंट्स की जो कि आप इन क्वेश्चंस के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो देखिए, जब भी आप इनके आंसर देने की कोशिश करें तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर आप कुछ की थ्योरेटिकल अप्रोचेस को इसके अंदर शामिल करें, जैसे कि आप कह सकते हैं क्लासिकल, बिहेवियरल सिस्टम एंड क्रिटिकल अप्रोचेस। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आप कुछ अप्रोचेस हैं जो कि आप इसके अंदर बताएं, जैसे कि आप बात कर सकते हैं अप्रोचेस हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। एंड इन द लास्ट अगर हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं तो कुछ की क्रिटिसिज्म भी आप इसके अंदर ऐड करें, जैसे कि मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी इंक्लूड इट्स टेंडेंसी टू फोकस ऑन टेक्निकल सॉल्यूशंस रेदर देन ब्रॉडर सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़। ये इसका एक मेन क्रिटिसिज्म है। इसी प्रकार आप इनका आंसर जो है बेहतर तरीके से दे सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के टॉपिक बी, विच इज़ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरव्यू ऑफ द थ्योरेटिकल जर्नी। उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे, इनको आंसर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टॉपिक सी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके अंदर से क्वेश्चंस को पुटअप किया जा सकता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए आप लोगों को बताते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन में इस टॉपिक में से। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर है 1, विच इज़ What are some of the key principles of public administration? वही जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको बताना है कि जो लोक प्रशासन है उसके कुछ प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, वो आप लोगों को विस्तार पूर्वक यहाँ पर डिफाइन करने होंगे। देन इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू दीज प्रिंसिपल्स गाइड द बिहेवियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो सिद्धांत हैं, ये सार्वजनिक प्रशासकों के व्यवहार को किस प्रकार निर्देशित करते हैं, किस प्रकार जो है गाइड करते हैं, ये भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जा सकता है वो है, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस इन अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस। इन सिद्धांतों को, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जब हम इनको लागू करते हैं तो लागू करने में कौन कौन से चैलेंजेस आप लोग फेस कर पाते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि ये फेस कर पाता है, वो आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करने होंगे। सो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम कुछ हिंट्स की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग इस प्रकार कुछ पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, जहां पर जो की प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके अंदर शामिल कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को, इक्विटी को, जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, एंड जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दैन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, जैसे कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये गाइड करते हैं बिहेवियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एथिकल बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस। एंड इन द एंड जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं चैलेंजेस के तौर पर, जैसे कि अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये जो इनको अगर हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो इसके अंदर कुछ चैलेंजेस फेस होते हैं, जैसे कि बैलेंसिंग कंपीटिंग डिमांड्स एंड इंटरेस्ट, मैनेजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज एंड नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सो इस प्रकार आप इनके आंसर्स को लिख सकते हैं। आप लोग इनके आंसर देने को जरूर प्रयास कीजिएगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं आपका लास्ट टॉपिक जो कि है टॉपिक डी, विच इज़ थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है थ्योराइज करना है। इसके अंदर से क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आइए आप लोगों को बताते हैं। सो देखिए, इसके अंदर से क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर सम ऑफ द की थ्योरेटिकल डिबेट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें किस प्रकार की थ्योरेटिकल डिबेट्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं, यानी कि जो लोक प्रशासन है उसके कुछ प्रमुख जो सैद्धांतिक बहस हैं वो क्या हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। देन इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू दीज डिबेट्स इन्फॉर्म आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। ये जो डिबेट्स हैं ये एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन की हमारी समझ को कैसे सूचित करते हैं, कैसे एक तरीके से ये जो है डिबेट्स हैं
ये हमें डिसिप्लिन हमें प्रोवाइड करते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। देन इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ what are some of the key challenges in applying theoretical insights to real world governance problems? So देखिए, वास्तविक दुनिया की जो शासन समस्याएं हैं उन पर जो सैद्धांतिक जो अंतर्दृष्टि है उसको लागू करने में कुछ प्रमुख चुनौतियां आप लोगों को फेस करनी होती हैं। तो वो कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, कौन कौन सी मेजर चैलेंजेस हैं जो फेस करने होते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करने हैं। अगर हम कुछ हिंट्स के बारे में बात करें जो इनके अंदर आप आंसर के दौरान ऐड कर सकते हैं, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आप ऐड कर सकते हैं आंसर के दौरान जो की थ्योरेटिकल डिबेट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके अंदर शामिल करी गई हैं। क्वेश्चंस अबाउट द रोल ऑफ द स्टेट का क्या रोल होना है, the nature of public goods, the relationship between bureaucracy and democracy, and the role of public administrators in shaping policy outcomes. देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें जो डिबेट्स हैं ये इन्फॉर्म करती हैं आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन बाय हाईलाइटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड अप्रोचेस विद इन द फील्ड। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो देखिए चैलेंजेस जब हम अप्लाई करते हैं थ्योरेटिकल इंसाइट्स को इन अ रियल वर्ल्ड गवर्नेंस तो कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें शामिल करी गई हैं बैलेंस कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़, the complexity of governance problems, and the need to adapt to changing political and social context. So इस प्रकार आप इनके आंसर्स को लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स बात करें इन 12 क्वेश्चंस के अलावा जो आप लोगों की बुक के अंदर प्रोवाइड कराए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कौन कौन से हैं। सो देखिए सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें सभी में से इस यूनिट के अंदर से, तो वो इस प्रकार हैं कि एक्सप्लेन द एंशिएंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो एंशिएंट रूट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं, बेहतर तरीके से उसको आपको एक्सप्लेन करना है। देन इसके बाद है डिस्क्राइब द ओवरव्यू ऑफ द थ्योरेटिकल जर्नी ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा का पूरा जो ओवरव्यू है वो आप लोगों को डिस्क्राइब करना है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। दैन इसके बाद है क्रिटिकली एग्जामिन द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं एलेबोरेटली। सो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इन सभी के सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का जरूर प्रयास करें, अभी टाइम है आप लोगों के एग्जामिनेशन में। सो डियर स्टूडेंट्स आप केवल इन वीडियोस को देखें एंड इनसे जो क्वेश्चंस हैं उनको बेहतर तरीके से आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए आप उनका आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने की जो कैपेसिटी है वो रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये जो क्वेश्चंस हैं ये समझ आ गए होंगे। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी आपके सजेशंस हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर। सो डियर ऑल लेट्स बिगिन। डियर स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों की सेकेंड यूनिट के टॉपिक ए पर, जो कि है साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। यहाँ पर आप लोगों को जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है या फिर आप कह सकते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है जो कि F.W. टेलर के द्वारा दी गई थी वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है बेहतर तरीके से। जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, जो भी उसके प्रॉज एंड कॉन्स है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से कवर करने हैं। उसको किस प्रकार क्रिटिसाइज़ करा जाता है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से जानना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को बताएं कि आखिरकार साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल था क्या, तो देखिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल था वो फ्रेडरिक टेलर के द्वारा दिया गया था, जो कि एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी लाइफ भर जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करा एंड ये समझने का प्रयास करा एंड ये उन्होंने समझाने का प्रयास करा कि आखिरकार जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें जो एफिशिएंसी है उसको किस प्रकार जो है इंक्रीज़ किया जा सकता है। बेसिकली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल्स के साथ इस थ्योरी को जो है डेवलप किया। जहाँ पर हम कोर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की, तो पहला जो था वो था डेवलपिंग साइंस ऑफ वर्क बाय गैदरिंग नॉलेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ वर्क बाय ब्रेकिंग इट इनटू पार्ट्स, रिकॉर्डिंग, analyzing and publishing them as an formula to be adopted by workers. Then second जो था वो था scientific selection, training and development of workers. Then इसके बाद जो third principle था वो था bringing together the science of work and scientifically selected and trained workers. In the last अगर हम बात करें जो चौथा principle था वो था division of labor and sharing of responsibilities between the managers एंड द वर्कर्स। उनका ये मानना था कि जो हर एक जॉब होती है
चाहे वो मैनेजमेंट में हो चाहे वो वर्कर्स में हो, वो उसके अंदर इक्वली इन्वॉल्व होते हैं सभी के सभी, एंड देयर वुड बी हार्मनी बिटवीन देम एंड देयर विल बी लेस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर हम बात करें इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में, तो ये इसका जो मेन एम था, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का, वो ये था कि इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फीचर्स की बात कर ही रहे हैं तो फीचर्स में सबसे पहले आता है साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ टाइम, मोशन, वर्क फ्लो, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड सो ऑन टू इंक्रीज़ जो लेबर प्रोडक्टिविटी थी उसको इंक्रीज़ करने के लिए, एंड जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी थी उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये जो थ्योरी है ये डेवलप करी गई थी। एंड मैन एज मशीन की यहाँ पर बात करी जाती है। इनका ये एम है टू मेक वर्कर्स एज एफिशिएंट एज प्री प्रोग्राम्ड मशीन, मियर कॉग्स इन अ व्हील, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑपरेशन पार्ट्स ऑफ जॉब, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मैनेजर्स, डिफरेंशियल रेट एंड पीस रेट वेज सिस्टम, एंड काफ़ी सारे फीचर्स के साथ ये थ्योरी जो है आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके क्या प्लसेस हैं, क्या इसके माइनसेस हैं, यानी कि क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, तो वो आप लोगों को ज़रूर इसके अंदर शामिल करने चाहिए, जिसमें इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी की बात करते हैं, जहाँ पर हम ग्रेटर आउटपुट, सरप्लस एंड प्रॉफिट की बात करते हैं। वहीं अदर हैंड अगर हम इसके माइनसेस की बात करें तो हम बात करते हैं डी स्किल्ड, डिह्यूमनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड लेबर मेड दैम लाइक मशीन, मेयर कॉग इन अ व्हील। अगर हम बात करें इसके प्रॉज की, तो ये जो है मोर वेजेस टू वर्कर्स की बात करते हैं, मोर प्रॉफिट्स टू ऑनर्स की बात करते हैं, लेस प्राइस टू कंज्यूमर्स की बात करते हैं। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं इसकी कॉन्स की, तो ये अंडरमाइन करते हैं ह्यूमन को एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एट अ वर्क प्लेस। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर कवर करने चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से कवर कर लेते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप जो है बेहतर तरीके से आंसर्स को लिख पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चंस इस प्रकार हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्रिटिकली एग्जामिन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। वही जो मैंने आप लोगों को डिस्कस करा अभी थोड़ी देर पहले कि आखिरकार इसके जो 4 प्रिंसिपल्स हैं वो क्या थे, वो आप लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने हैं, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आप लोगों को बताने हैं। देन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्रिंगिंग आउट इट्स प्रॉज एंड कॉन्स इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए इसके अंदर आपको जो प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, एंड उनके जो क्या प्रॉज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर बताने हैं। सेम क्वेश्चन है जहाँ पर आपको 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है एक्सप्लेन करने हैं, क्या उनके फीचर्स थे, क्या उनके प्रॉज थे, क्या उनके कॉन्स थे, ये आप लोगों को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करने हैं। देन आप बात करते हैं टॉपिक बी की, जो कि है आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट जो थ्योरी कवर करनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि मैक्स वेबर के द्वारा दी गई, जिसका नाम है आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। तो देखिए अगर हम आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो ये जो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी है ये एक तरीके का पार्ट था ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का, जो कि प्रोपाउंड करा गया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड, मैक्स वेबर। ये जो थ्योरी थी इसके अंदर शामिल किया गया, या फिर आप कह सकते हैं ये जो थ्योरी थी ये किस बुक के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो ये जो थ्योरी है ये हमें द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि 1921 के अंदर जो है उनकी मृत्यु के बाद जो है ये बुक जो है पब्लिश होती है। ये जो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है जो कि मैक्स वेबर जो है डिस्क्राइब करते हैं, ये कहीं ना कहीं क्लोजली लिंक थी द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इन मॉडर्न पीरियड। जो ब्यूरोक्रेसी है वो डिनोट करती है इवोल्यूशन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन मॉडर्न सोसाइटी विच मूव्ड इंक्रीजिंगली टूवर्ड्स रेशनलिटी, सेक्युलराइजेशन एंड मेरिटोक्रेसी। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को प्लेस करा एट द एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन सोसाइटी। उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन थे एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड में, वो बेस्ड थे ट्रेडिशनल एंड कैरिस्मेटिक अथॉरिटी लीडरशिप पर, जिसके अंदर किनशिप थे, रिलेशनशिप थी, कस्टोमरी थी एंड ट्रेडिशनल इंटाइटलमेंट हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं, जिसमें ये बात करते हैं
डिवीज़न ऑफ लेबर की, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टाइज की, जहाँ पर ये बात करते हैं हिरारिकल कमांड एंड कंट्रोल, इम्पर्सनल रिलेशनशिप की बिटवीन सुपर ऑर्डाइन यानी कि बॉस एंड सबऑर्डिनेट के बीच। ये बात करते हैं प्राइमेसी ऑफ ऑब्जेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस की, ये बात करते हैं रेशनल लीगल अथॉरिटी की, ये बात करते हैं मेरिटोक्रेसी की, ये बात करते हैं कैरियर ओरिएंटेशन। अगर हम बात करें ओवरऑल तो ये बात करते हैं हिरार्की, इम्पर्सनैलिटी, स्पेशलाइजेशन, रूल, रेगुलेशंस एंड मेरिटोक्रेसी वर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये थ्योरी जो है बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करनी है, उसके जो मेन फीचर्स थे वो आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करने होंगे। देन इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आप लोगों को डिस्क्राइब करनी है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि नॉट रियलिटी बट अ कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके बाद आप लोगों को इसके क्रिटिकल एनालिसिस भी करनी चाहिए, जहाँ पर इसके जो एडवांटेज हैं, जो इसकी डिसएडवांटेज हैं वो आप लोगों को डिस्क्राइब करनी है। जहाँ पर अगर हम बात करें इसकी प्रोज एंड कॉन्स की, तो प्रोज में आता है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ट्विन्स पिलर्स ऑफ द क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। अगर माइनसेस की बात करें, कॉन्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मैकेनिस्टिक है, ह्यूमनिस्टिक एंड क्लोज्ड मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है प्लसेस की बात करें तो ये विजन ऑफ रेशनल, एफिशिएंट, मेरिट एंड रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मॉडर्न थॉट ही रखती है। अगर बात करें इसकी माइनसेस की तो ये कर्व इंडिविजुअलिज्म एंड इनोवेशन यानी कि आयरन केज ऑफ रूल्स रेगुलेशंस की बात करती है। इनोवेशन इज डिस्करेज्ड बोथ बाय द रिज्ड हिरार्की एंड रूल्स रेगुलेशंस एंड सो मैनी। इसके जो कॉन्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो मैक्स वेबर की जो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है एंड उनका जो कंसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट है आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी का, वो होना चाहिए समझ में कि अलॉन्ग विद दिस सोशोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, जो कि लीड होती है वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ के द्वारा। किन की वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़? लिबरल डेमोक्रेसी की, कैपिटलिज्म की एंड जो प्रोटेस्टेंट इथिक्स हैं उनकी। तो ये जो थ्योरी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहला है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। वही आप लोगों को जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की जो थ्योरी है मैक्स वेबर की वो आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है ब्रीफली। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एसे ऑन द मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। वही आप लोगों को ओवरऑल यहाँ पर डिस्क्राइब करना है मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी है, उसके जो क्रिटिसिज्म है, जो उसके मेन फीचर्स हैं, वो ओवरऑल आप लोगों को एक्सप्लेन करने होंगे। अगर हम बात करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टॉपिक सी विच इज़ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जो कि एल्टन माओ के द्वारा जो है दी गई। आखिरकार क्या थी ये थ्योरी? ये थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो थ्योरी है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी बाय एल्टन माओ, ये जो थ्योरी है ये प्रपाउंड करी गई थी यानी कि दी गई थी 1920s या फिर आप कह सकते हैं 1930s में बाय एल्टन माओ, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न साइकोलॉजिस्ट थे, इंडस्ट्रियल रिसर्चर थे एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट थे, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA में जो है वहाँ पर भी उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। In the era when scientific management principles of Taylor was ruling the theoretical discourse of administration and management, जो माओ हैं उन्होंने एक इंटायरली एक न्यू अप्रोच जो है वो दिया टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फैक्टर्स विच अफेक्टेड लेबर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो थ्योरी है ये बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करनी है। एंड इनका जो 4 हावर्थ्रॉन जो एक्सपेरिमेंट थे, हावर्थ्रॉन प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के, जहाँ पर ये सब्सिडरी ऑफ AT&T की टेलीफोन कंपनी नियर जो शिकागो है वहाँ पे ये बात करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर फोकस करा एंड फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट जो उनका था वो काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट था बिटवीन 1924 टू 1927, जो कि एक रिलाई असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट फॉर नेक्स्ट 6 ईयर ऑन द सेम ग्रुप ऑफ 6 फीमेल वर्कर्स की बात कर सकते हैं। सो देखिए इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं व्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन एज सोशल सिस्टम, जिसके अंदर शामिल करे गए हैं
सब सिस्टम को, जिसमें प्रोजेक्ट, टीम्स, वर्कर ग्रुप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। इंस्टीड ऑफ बिहेविंग एज इकोनॉमिक मैन, ये वर्कर्स की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम बिहेव्स एज सोशल मैन एट देयर वर्क प्लेस, हमें वर्क प्लेस पर जो है एक इकोनॉमिक मैन की तरह नहीं बल्कि एक सोशल मैन की तरह जो है बिहेव करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ सिंपली ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर सेल्फ इंटरेस्ट, दे ट्राई टू बिहेव एज पर द नॉर्म्स ऑफ एप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर। ये जो है प्योरली इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की बात करते हैं, जहाँ पर वेज रेट, बोनस, गुड वर्किंग कंडीशंस, ट्रेनिंग, बेटर टूल्स की ये बात करते हैं। अगर हम बात करें जो हावर्ड-थॉर्न एक्सपेरिमेंट है वो क्या था, देखिए ये जो था ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट था जो कि 1924 से 1927 तक एंड रिलाई असेंबली टेस्ट रूम 1927 से 33 तक किया गया। ये जो था 4 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट था जो कि कैरिड आउट हुआ बिटवीन 1924 से 1932 तक, जिसमें लीड करा गया माओ के द्वारा एंड सपोर्ट करा गया बाय डिस्गन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो हावर्ड-थॉर्न का जो ये एक्सपेरिमेंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर हम ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स एक्सपेरिमेंट 1928 से 31 की भी बात करते हैं। द बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि 1931 से 1932 तक रहा, इसकी भी हम बात करते हैं। तो ये 3 जो एक्सपेरिमेंट है इनके बेसिस पर भी क्वेश्चन जो आपसे पुटअप किया जा सकता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके इन द एंड क्रिटिसिज्म की, प्रॉज एंड कॉन्स की, तो अगर प्रॉज की बात करें तो ये रिवील्ड करती है वर्कर्स के एटीट्यूड को, सोशल बिहेवियर को इन ग्रुप और टीम एंड ह्यूमन रिलेशंस को, या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन रिलेशंस की जो डायनेमिक्स हैं उनको ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी। माइनसेस की बात करें तो ये जो है स्वीप कर देती है कंक्लूजन बेस्ड ऑन इम्परफेक्ट एंड समवट फील्ड हावर्ड-थॉर्न एक्सपेरिमेंट विच वाज फुल ऑफ पिटफॉल्स। तो इस प्रकार आप लोग जो हैं इस थ्योरी को कवर कर सकते हैं। आइए आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द एल्टन्स माओ थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस इसके अंदर से बेसिकली पूछे जाएंगे इस ओवरऑल पेपर के अंदर, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों का DSC पेपर है। जो भी आपके थीम है, जो भी आपके टॉपिक हैं, उन्हीं पर बेस्ड आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्डली क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। यहाँ पर आप लोगों को ये थ्योरी जो एक्सप्लेन करनी है ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस एल्टन मायोज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी विद स्पेशल रेफरेंस टू हावर्ड-थॉर्न एक्सपेरिमेंट। आगे ना वही क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि उन्होंने हावर्ड-थॉर्न एक्सपेरिमेंट के साथ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि माओ के द्वारा लीड किया गया था एंड उनमें जो 3 एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने होंगे। दैन उसके बाद जो उसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन 3 टॉपिक्स में से। आइए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर एंड आप लोगों को बताते हैं कि जो नेक्स्ट जो 2 टॉपिक हैं उनके अंदर से किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, आप केवल वीडियो को इसलिए नहीं देखें कि आप लोगों को केवल स्क्रीनशॉट लेकर रख लेने हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, बल्कि आप वीडियो को जो है एंड तक देखें ताकि आप समझ पाएँ कि आखिरकार क्या कंसेप्ट है, क्या क्या थ्योरीज़ के अंदर गिवन है एंड उनका आंसर जो है आप किस प्रकार दे सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है टॉपिक डी विच इज़ नेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी, जो कि हर्बर्ट साइमन के द्वारा दी गई। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो रेशनल थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो हर्बर्ट साइमन की जो थ्योरी है ये प्रपाउंड करी गई थी हर्बर्ट साइमन के द्वारा थ्रू हिज बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जो कि 1947 के अंदर पब्लिश होती है। हर्बर्ट साइमन जो थे वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स थे इन द डोमेन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न टाइम। उनका जो कंसेप्ट है रेशनल डिसीजन मेकिंग का, वो कहीं ना कहीं उनके लिए पाथ था टू ब्रेकिंग थ्योरी इन बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। उन्होंने एक साथ जो है न्यू कंसेप्ट को दिया जो कि बाउंडेड रेशनलिटी एंड सेटिस्फाइसिंग की बात करते हैं। इन नटसेल अगर हम बात करें तो ये जो रेशनल डिसीजन मेकिंग जो है ये साइमन के द्वारा जो दिया गया, इसके अंदर 3 स्टेप जो हैं शामिल किए गए थे, जिसके अंदर है पहला स्टेप है इंटेलिजेंस स्टेज, जिसके अंदर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो। ये जो है एक तरीके का स्कैन है टू सेंस एंड आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग सॉल्यूशंस। ये इसका जो गोल था, इसका जो एंड सेटिंग स्टेज थी, वो आप कह सकते हैं कि वो थी इंटेलिजेंस स्टेज। सेकंड स्टेज की बात करें तो वो है डिज़ाइन स्टेज, जिसका मतलब है
जिसके मायने हैं और अल्टरनेटिव्स टू सॉल्व द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड, एनालाइज्ड एंड इवेल्यूटेड। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट स्टेप था इन विच ऑल द अल्टरनेटिव्स आर इवेल्यूटेड फॉर इट्स कोस्ट बेनिफिट। फाइनली जो तीसरा है वो है चॉइस फेज, जो कि बेस्ट अल्टरनेटिव था। एज एनालाइज्ड एंड इवेल्यूटेड इन द डिज़ाइन फेज इज सिलेक्टेड, वैलिडेटेड एंड एडोप्टेड। ये जो है चूजन अल्टरनेटिव बिकम्स द डिसीजन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें इसके कुछ जो 3 स्टेप जो हमने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताए, तो इनको आप लोगों को सबसे पहले ब्रीफली जो है समझना है, ब्रीफली इनको एक्सप्लेन करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है कि डिफाइन द 3 मेजर स्टेप्स ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी विच इज़ गिवन बाय हर्बर्ट साइमन। सो देखिए, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो वो जो है एक तरीके का प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आप फेज बात कर सकते हैं। सेकंड स्टेप जो है वो फाइंडिंग मीन्स टू सॉल्व द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स की बात करता है। थर्ड वन जो है वो अटैच करता है मीन्स टू द एंड, यानी कि अल्टरनेटिव्स टू एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर हम फीचर्स की बात करें तो मीन्स एंड लॉजिक्स की इसका एक मेन फीचर है। वैल्यू फैक्ट डायकोटॉमी इन डिसीजन मेकिंग इसका दूसरा फीचर है। प्रोग्राम्ड वर्सेस नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन इसका थर्ड फीचर है। एंड इसका जो एम था वो ये था कि जो एफिशिएंसी है, इकोनॉमी है, वो बेटर आउटकम है जो है उसकी ये बात करता है। मेंटेनिंग इंटरनल स्टेबिलिटी, ऑर्डर एंड एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम, इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कंसेप्ट है ये बाउंडेड करता है रेशनलिटी को एंड सेटिस्फाइसिंग को। जो बाउंडेड रेशनलिटी है उसका मायने है कि लिमिटेड रेशनलिटी ऑफ डिसीजन मेकर फोर्सिंग हिम टू बी सेटिस्फाइड विद गुड इनफ चॉइस डिसीजन, नॉट द बेस्ट डिसीजन। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकर्स हैं ये सेटिस्फाई होते हैं रेदर देन मैक्सिमाइज लाइक एन इकोनॉमिक मैन। कुछ रीजंस भी बताए हैं बाउंडेड रेशनलिटी के, वो भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। एंड इन द एंड क्रिटिकल एनालिसिस आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में ज़रूर प्रोवाइड करनी है। क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो ये जो थ्योरी है ये क्रिटिसाइज़ होती है काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड्स पर, जहाँ पर इसके ये कहा जाता है कि ये जो है इसने क्रिएट कर दिया है वैल्यू फैक्ट डायकोटॉमी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये थ्योरी है ये एडवोकेट करती है वैल्यू फैक्ट सेपरेशन की एंड एम्फेसाइज करती है ऑन फैक्चुअल जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये वैल्यू न्यूट्रल साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि साइमन रिकमेंड करते हैं। ये एक तरीके का प्रॉब्लमेटिक और एक हाईली कंटेस्टेड कंसेप्ट है। काफ़ी सारे थिंकर्स का ये मानना है, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो वाल्डो हैं उनका ये कहना है, ये क्रिटिसाइज़ करते हैं इस थ्योरी को कि रोबिंग इसने जो है रोब कर दिया है वैल्यू आउट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो इनकी बाउंडेड रेशनलिटी है ये कहीं ना कहीं लीड करती है स्टेटस क्यू को एंड ये जो है इंक्रीमेंटलिज्म इन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग की भी बात करती है। तो काफ़ी सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने चाहिए एंड उसके कुछ प्लसेस भी हैं, जैसे कि ये इसने जो है काफ़ी सारे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन दी है, जिसमें रेशनल चॉइस थ्योरी सबसे पहले आती है। ये जो है इसने पाथ दिया है टू ब्रेकिंग नोवल कंसेप्ट, जिसमें बाउंड्री रेशनलिटी एंड सेटिस्फाइसिंग की बात करते हैं एंड सो ऑन। बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिन द हर्बर्ट साइमन्स रेशनल थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा। एंड राइट एन एसे ऑन हर्बर्ट साइमन्स थ्योरी ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग। दोनों ही क्वेश्चंस में आपको जो इनकी थ्योरी है हर्बर्ट साइमन की रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी, यही आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है ब्रीफली। उसके प्रॉज कॉन्स फीचर्स सब आप लोगों को डिस्क्राइब करने हैं। देन इसके बाद आइए बात करते हैं फाइनली आप लोगों के टॉपिक ई पर, जो कि है इकोलॉजिकल अप्रोच, जो कि फ्रेडरिक्स के द्वारा दिया गया। आखिरकार क्या था ये इकोलॉजिकल अप्रोच, आइए आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी थ्योरीज़ को बेहतर तरीके से कवर करके जाएं, ताकि आप कहीं ना कहीं कोई भी थ्योरी अगर आती है तो आप उनको बेहतर तरीके से अटैम्प्ट कर पाएँ। सो देखिए, ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है फ्रेडरिक्स का, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके का मॉडल है टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ये अटैम्प्ट करता है टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशन, इंटरडिपेंडेंस एंड म्यूचुअल इम्पैक्ट बिटवीन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज़ के लिए इनका ये मानना है कि जस्ट लाइक प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इफ अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूअली एडजस्ट एंड अडेप्ट टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन का, ये इनिशिएटेड है बाय J.M. कॉज, रॉबर्ट ए ढाल, रॉबर्ट ए मार्टन, लेकिन इसने कहीं ना कहीं कुछ नई हाइट्स को लिया है बाय फ्रेड W. रिग्स के द्वारा, जो कि प्रोफेसर थे, ठीक है। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके कुछ जो ये 3 तरीके की सोसाइटी की बात करती हैं, जिसमें फ्यूज्ड, प्रिमिस्टिक एंड डिफ्रैक्टिक ये बात करते हैं, तो ये जो 3 तरीके की सोसाइटी है, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड, तो ये 3 जो थ्योरी, ये जो सोसाइटी हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए बेहतर तरीके से। यूनिक फीचर्स भी हैं जिसमें हम बात करते हैं जो सोसाइटी हैं, जिसमें प्रिमिस्टिक सोसाइटी हैं, फ्यूज सोसाइटी हैं, उनके बेसिस पर ओवरलैपिंग की भी हम बात करते हैं। एंड काफ़ी कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप कह सकते हैं ये जो थ्योरी है, ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हम फ्रेडरिक्स की बात करें तो जो पायनियर हैं इकोलॉजिकल अप्रोच के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने अडॉप्ट करा जनरली कंपैरेटिव मेथड टू कंपेयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स। इसलिए कहीं ना कहीं वो पायनियर हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी। एंड इकोलॉजिकल अप्रोच जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो काफ़ी ज़्यादा नोवल आइडिया है। उनकी जो थ्योरी है वो उसमें इंट्रोड्यूस करती हैं न्यू टर्मिनोलॉजीज़, कंसेप्ट, हाइपोथेसिस एंड आइडियाज़। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक्स इकोलॉजिकल मॉडल टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रिग्स इकोलॉजिकल अप्रोच हैज़ मेड सब नेशनल, आप कह सकते हैं सबस्टेशनल कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इलेबोरेट। तो इन दोनों के ही अंदर आप लोगों को जो इकोलॉजिकल अप्रोच है जो कि फ्रेडरिक्स के द्वारा दिया गया, वो आप लोगों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर हम उन 12 क्वेश्चंस के अलावा, या फिर आप कह सकते हैं 10 क्वेश्चंस के अलावा कुछ और क्वेश्चंस की बात करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो निकल कर आते हैं वो है, एक्सप्लेन द की प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हाउ दे वर इंटेंडेड टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। व्हाट क्रिटिसिज्म हैव बीन leveled against this approach and how have these criticism influenced modern management practices। then इसके बाद next question है, describe the ideal type bureaucracy as outlined by Max Weber। what advantages and disadvantages does this form of organization have and how does it compare to other forms of organization। what role does bureaucracy play in modern organizations। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी चांसेस हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर आने की। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के यहाँ तक ज़रूर बने रहे होंगे एंड आपने क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को बेहतर तरीके से जानने और समझने का प्रयास भी किया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें पर्सनली सेंड कर सकते हैं अपने मैसेजेस को हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर, जहाँ पर हमारी आईडी है पढ़ाई_विद_गुरु_चेला। टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोग अपने जो क्वेरीज़ हैं उनको सेंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस यूनिट के अंदर 2 मेजर टॉपिक्स को कवर करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। टॉपिक ए है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड न्यू पब्लिक सर्विस। टॉपिक बी है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन गुड गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस एंड डिजिटल गवर्नेंस। सो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के टॉपिक ए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट न्यू पब्लिक सर्विस में से। सो देखिए क्वेश्चंस इस प्रकार आ सकते हैं कि व्हाट इज़ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। आखिरकार जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो है क्या, वो आपको ब्रीफली जो है डिस्कस करना है। एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन पर, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बताना है। सो देखिए बेसिकली जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, या फिर आप कह सकते हैं जो NPM है, वो एक तरीके का ऐसा मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी है जो कि एम्फेसाइज करता है द यूज़ ऑफ प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स इन द पब्लिक सेक्टर। बेसिकली ये पूरी तरह ये जो आइडिया है ये बेस्ड है दैट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी मेड
more efficient and effective by adopting private sector practices जैसे कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कस्टमर ओरिएंटेशन एंड मार्केट बेस्ड अप्रोचेस। इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है एनपीएम का एडमिनिस्ट्रेशन पर वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आप कह सकते हैं कि इसने लीड करा है अ ग्रेटर फोकस ऑन परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, इंक्रीज्ड कंपटीशन एमंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस एंड अ ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन कस्टमर सर्विस। देन इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड न्यू पब्लिक सर्विस। दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। सो मेजरली बात करी जाए तो जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है यानी कि जो एनपीएम है एंड जो एनपीएस यानी कि जो नेशनल पब्लिक सर्विस है, वो दोनों ही अलग अलग तरीके के अप्रोचेस हैं टू पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। बेसिकली जो एनपीएम है वो एम्फेसाइज करता है ऑन द यूज़ ऑफ प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स इन द पब्लिक सेक्टर। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें एनपीएस की, तो ये एम्फेसाइज करता है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सर्विसेज वैल्यू सच एज इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड सिटीजनशिप। इनमें जो मेन डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इन दोनों ही अप्रोचेस के बीच, वो ये है कि ये अंडरलाइन करते हैं फ़िलासफ़ी को, यानी कि ये जो एनपीएम है ये पूरी तरह बेस्ड है इस आइडिया पर कि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं एफिशिएंट बनने चाहिए एंड इफ़ेक्टिव होने चाहिए बाय अडॉप्टिंग प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिसेस। और जो एनपीएस है वो इस आइडिया पर बेस्ड है कि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक रोल जो है प्ले करते हैं इन प्रमोटिंग द पब्लिक गुड। सो ये मेजर डिफरेंस जो है आप इनको ऐड कर सकते हैं वाइल आंसर राइटिंग। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन की, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, जिसमें पूछा गया है क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो एनपीएस है वो आपको मेजरली बेहतर तरीके से यहाँ पर डिफाइन करना है, उसके क्रिटिसिज्म भी आप लोगों को देने हैं। हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम एनपीएफ, जो अप्रोच है उससे किस प्रकार ये भिन्न है, किस प्रकार ये डिफरेंट है, इसके कुछ मेजर पॉइंट्स के साथ आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक ए में से, जो कि है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड न्यू पब्लिक सर्विस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आप लोगों के टॉपिक बी की, जो कि है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन गुड गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस है, तो इनके अंदर से क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें आता है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है व्हाट इज़ मीन्ड बाय गुड गवर्नेंस। जो गुड गवर्नेंस है उससे आप क्या समझते हैं, क्या मायने हैं गुड गवर्नेंस के। व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या उसके मेन फीचर्स हैं, ये आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर जो है आप इस प्रकार दे सकते हैं कि जो गुड गवर्नेंस है वो रेफर करा जाता है द वे इन विच द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट देयर अफेयर्स एंड मैनेज पब्लिक रिसोर्सेज। अगर इसको हम कैरेक्टराइज करें तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस जो है काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंश्योरिंग द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो जो कि है क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। यहाँ पर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट को आपको एलैबोरेट तरीके से डिफाइन करना है। बेसिकली जो गुड गवर्नेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है जो कि आप लोग पढ़ते हैं एज अ डिबेट एंड अ क्रिटिसिज्म। ये इसकी जो सम क्रिटिसिज्म है वो इसलिए इस बात को लेकर आर्ग्यू करते हैं कि जो कंसेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा वैग्यू कंसेप्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है डिफ़ाइन करना और मेज़र कर पाना। अदर कुछ आर्ग्यूज़ भी दिए जाते हैं जिसमें ये जो कंसेप्ट है काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है ऑन प्रोसीजरल इश्यूज़ एंड डज नॉट पे एनफ अटेंशन टू सब्सटेंटिव आउटकम्स। डिस्पाइट दीज क्रिटिसिज्म, जो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स हैं एंड जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो इस बात को भी एग्री करते हैं कि जो गुड गवर्नेंस है वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हेल्प करता है टू प्रमोट इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। देन इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ हाउ डू द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस रिलेट टू इश्यूज़ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीज़न पार्टिसिपेशन। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल हैं गुड गवर्नेंस के वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं इश्यूज़ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीज़न पार्टिसिपेशन से। बेसिकली जो ट्रांसपेरेंसी है वो रेफ़र करी जाती है टू द ओपननेस
एंड आप कह सकते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, जबकि जो अकाउंटेबिलिटी है वो रेफर करी जाती है टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स टू आंसर टू द पब्लिक फॉर देयर एक्शंस। एंड जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है वो रेफर करा जाता है टू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस ऑफ गवर्नमेंट। एंड जो गुड गवर्नेंस है वो रिक्वायर करती है हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड एज वेल एज मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ What are the some of the challenges associated with implementing collaborative governance? तो जो collaborative governance है वो एक तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है जो कि एम्फेसाइज करती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेबरेशन एंड पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एक्टर्स। ये कुछ चैलेंजेस की फेस करती है जिसमें इम्प्लीमेंटिंग कोलेबरेटिव गवर्नेंस इंक्लूड द डिफिकल्टी ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट and consensus among stakeholders, the need for effective leadership and coordination, and the potential for power imbalances and conflict of interest. इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस रिलेट टू इश्यूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं गुड गवर्नेंस के वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं इश्यूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आंसर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों के जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पेपर आने वाला है 18 जुलाई 2023 को। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर देने का प्रयास करेंगे। एंड इनके अलावा अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट की वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, उनको भी आप एज सुन एज पॉसिबल देखें, उनको आंसर देने का ज़रूर प्रयास करें। सो डियर ऑल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस यूनिट के अंदर आपको 2 मेजर टॉपिक्स को कवर करना है। टॉपिक ए है जेंडर एंड गवर्नेंस एंड टॉपिक बी है जेंडर सेंसिटिविटी एंड पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। सो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक ए में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड गवर्नेंस। जो जेंडर है एंड जो गवर्नेंस है, इन दोनों के बीच किस प्रकार का रिलेशनशिप है, किस प्रकार का संबंध है, इसको लेकर जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो बेसिकली जो जेंडर है एंड जो गवर्नेंस है ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट हैं, एज द वे जेंडर इज़ प्रिसीव्ड एंड एड्रेस्ड इन सोसाइटी अफेक्ट द वे गवर्नेंस इज़ कंडक्टेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ हाउ कैन जेंडर बी इंटीग्रेटेड इनटू गवर्नेंस। तो देखिए जो जेंडर है वो इंटीग्रेटेड हो सकता है गवर्नेंस में बाय एंश्योरिंग दैट जेंडर इज़ considered in policy making, implementation and evaluation and by increasing the representation of women in governance. इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। जो कंसेप्ट ऑफ जेंडर है वो आपको ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको यहाँ पर जो है एलैबोरेट तरीके से एक्सप्लेन करना है। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली एक्सप्लेन द जेंडर पर्सपेक्टिव्स टू एडमिनिस्ट्रेशन। वही ओवरऑल आपको जेंडर पर्सपेक्टिव जो है एडमिनिस्ट्रेशन का वो आपको यहाँ पर ब्रीफली जो डिस्कस करना है, प्रोज एंड कॉन्स भी आप लोगों को वहाँ पर डिस्कस करने हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आपके बी टॉपिक की जो कि है जेंडर सेंसिटिविटी एंड पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें से क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ जेंडर सेंसिटिविटी, इलेबोरेट। आखिरकार जेंडर जो सेंसिटिविटी है वो क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, वो ब्रीफली आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना होगा। तो बेसिकली जो जेंडर सेंसिटिविटी है वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि ये इंश्योर करता है दैट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स आर डिज़ाइन टू एड्रेस the needs of all members of society regardless of gender. क्वेश्चन नंबर 2 है, why is gender sensitivity important in administration? So basically जो gender sensitivity है वो प्रमोट कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन को by providing gender awareness, training to administrators, increasing the representation of women in administration and ensuring that gender is considered in policy making. इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, how can gender sensitivity promoted in administration? ये जो जेंडर सेंसिटिविटी है ये किस प्रकार प्रमोट होती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये आपको यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करना है।
इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, फेमिनिस्ट व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो फेमिनिस्ट व्यू है, जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। सो इस प्रकार के 8 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का जरूर प्रयास करें। इन्हीं में से आप लोग जो है अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को देख पाएंगे। एज इट इज़ क्वेश्चंस भी आप लोग जो हैं देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आप लोगों को यहाँ पर जो है फाइनली क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं इस यूनिट के अंदर से पूछे जा सकते हैं। सो डियर ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching this video. I hope you learned something new and enjoyed it. If you have any questions or feedback, please feel free to leave a comment below. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, which is Padhai with Guru Chela, for more videos like this. Thanks again for watching, and I will see you in the next video soon.